जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायर कंट्रोल एबिलिटी की मदद से लूमू को हरा दिया था। लूमू भी एक अल्केमिस्ट था, इसलिए उनके बीच फ्लेम का यूज करके फाइट हुई थी। अब बैटल खत्म हो जाने के बाद वहाँ पर लाल स्पॉट लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सन मैच में आया था। इसका नाम वू हाओ है और ये भी जी जूनियर के पीछे पड़े लोगों में से एक है। अब ये भी तुम्हारे दुश्मनों की लिस्ट में एक नया नाम है। जी जूनियर थोड़ी दुखी है, लेकिन जियान उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ये प्रूव करके ही रहूंगा कि तुम्हारी चॉइस मुझे चुनने की एकदम सही है। अब वू हाओ अपने ओपोनेंट से फाइट शुरू करता है। उसका ओपोनेंट पहले से ही डरा हुआ है, लेकिन फिर भी हिम्मत बांधकर वो उस पर काउंटर अटैक करता है। लेकिन वू हाओ बहुत आसानी से बिना मेहनत किए उसे हरा रहा होता है और फिर डर के मारे ओपोनेंट खुद ही हार मान लेता है। और फिर जीतते ही वो जियान की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि तुम हो जियान, अगर हिम्मत है तो नीचे आओ और मुझसे फाइट करो। सभी लोग अब सोच में पड़ जाते हैं कि भला जियान ज्यादा शक्तिशाली है या वू हाओ। सब जियान को देखते हैं जो लड़की के साथ था, इसलिए वो कहने लगता है कि जियान तो लड़की का सहारा लेने वाला है। कितना कायर है ये, जो चुनौती दिए जाने पर भी नहीं जा रहा है। जियान अब खड़ा हो जाता है और अपनी फ्लेम्स निकालकर वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी एल्डर खड़ा होता है और कहता है कि हालांकि ये जगह पर्सनल चैलेंजेस के लिए खुली है, लेकिन कल ट्रायल्स का लास्ट डे है, इसलिए जब समय आएगा तब तुम्हें एक दूसरे से फाइट करने का मौका मिलेगा। जियान जी जूनियर के कहने पर बैठ जाता है और वू हाओ भी वहाँ से चला जाता है। अब फिर आगे के चैलेंजेस शुरू होते हैं और शाम हो जाती है। हम फिर दो लड़कियों को आपस में बात करते हुए देखते हैं और फिर तभी उनके आगे से जियान और जी जूनियर गुजर कर जाते हैं। उनमें से एक लड़की जियान को पसंद करती है और वो जियान के पास आकर कुछ कहना चाहती है। वो असल में पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और वो कहती है कि हमने एक दूसरे को काफी समय से नहीं देखा। जियान भी उससे मिलने की खुशी जताता है और कहता है कि अब कल हमारा मैच है, इसलिए हमें रेस्ट लेना चाहिए। वो भी जियान का हाथ जी जूनियर के हाथ में देखकर उदास हो जाती है और उन्हें जाने के लिए रास्ता दे देती है। जाते जाते जी जूनियर कहती है कि वो लड़की बहुत अच्छी है एंड तुम्हारे काबिल भी है, जिस पर जियान कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन वो सब पास की बातें हैं और मुझे उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जियान और जी जूनियर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ जियान मेडिटेट करने लगता है और उसे पता चलता है कि अभी 6 स्टार बिग फाइटर की लेवल तक पहुँचने के लिए उसे 10 दिन और लगेंगे। वो फिर अपने फादर का वो क्रिस्टल देखता है जो अभी भी ग्लो कर रहा है, यानी अभी भी उसके फादर जिंदा हैं। वो कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने आपको ह्यूमिलेट किया, मैं उसकी सजा उसे जरूर देकर रहूंगा। अब उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि उसके हाथ से गलती से फ्लेम निकल जाती है और क्रिस्टल जलने लगता है, लेकिन जियान उसे बुझा ही देता है। इस जेड पीस को उसकी आग से कुछ नहीं हुआ है और ये देखकर जियान हैरान है। आखिर इस जेड पीस में ऐसा स्पेशल क्या है, वो ये सब सोचने लगता है। अब फिर उसके टीचर बाहर आते हैं जो थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। जियान पूछता है कि आखिर दिक्कत क्या है। मैं कैनन कॉलेज में हूँ और यहाँ सब सेफ है। टीचर कहते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, मुझे आसपास किसी अजीब सी चीज के होने की अनुभूति हुई है। अब फिर जियान सोच में पड़ जाता है और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ टूर्नामेंट अब स्टार्ट हो चुका है। आज पहले से काफी ज्यादा लोग देखने आए हैं, क्योंकि आज 20 में से 5 लोग चुनने का फाइनल राउंड है और आज का राउंड बहुत ज्यादा फियर्सफुल होने वाला है, इसलिए कोई भी इसे मिस नहीं करना चाहता है। अब वहाँ बाइशन अपने ओपोनेंट से लड़ने के लिए आता है, लेकिन वो सबसे पहले जियान को देखता है और कहता है कि आज वो तारीख है जिसमें हम दोनों फाइट करेंगे और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जी जूनियर जियान से कहती है कि बाइशन कल्टीवेशन वाइज टैलेंटेड है, इसलिए जब तुम उसे मिलो तुम्हें केयरफुल रहना होगा। अब वहाँ फिर एक लड़की आती है जो जियान और जी जूनियर को एक साथ बैठा देख इरिटेट हो जाती है और फिर जी जूनियर से कहती है कि आज हम सभी को टॉप 5 में आने के लिए जी जान लगा देनी है और तुम इस जियान जैसे गंदे लड़के को भी ये बात समझा देना। जियान सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा है और जी जूनियर हंसने लगती है और जियान को बताती है कि ये हु फैमिली से है और असल में ये आउटर कोर्ट की वाइस प्रेसिडेंट की ग्रैंड डॉटर है। इसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग टैलेंट है, लेकिन ये थोड़ी वियर्ड है। इस पर किसी भी तरह का पॉइजन का कोई असर नहीं होता, इसलिए इसे लिटिल विच भी कहते हैं।
और फिर एल्डर अनाउंसमेंट करता है कि पिछले सालों में इन अ कोर्ट ट्रायल्स राउंड बेस्ड नॉकआउट मैचेस हुआ करते थे। जो जीतता था वो ऊपर चढ़ जाता था और जो एक बार भी हार जाता था उसे बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन अब हमने रूल्स को चेंज करने का डिसाइड किया है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अचानक टूर्नामेंट के बीच रूल्स चेंज क्यों किए जा रहे हैं। लेकिन एल्डर बताता है कि अब टॉप 20 लोग एक साथ एक दूसरे से लड़ेंगे, यानी 20 रिंग के अंदर आएंगे और एक ही टाइम पर एक दूसरे से लड़ेंगे और जो भी लास्ट में 5 लोग बचेंगे उनको टॉप 5 में गिर लिया जाएगा। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने जियान को देखा कि वो टूर्नामेंट में आ गया है और अब एल्डर्स बताते हैं कि रूल्स चेंज कर दिए गए हैं। जहां पहले टॉप 20 फाइनलिस्ट के बीच नॉकआउट मैचेस हुआ करते थे, अब इनके बीच एक साथ लड़ाई होगी और ये 20 के 20 लोग रिंग में आकर लड़ेंगे। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और अब एक एक करके सभी टॉप 20 फाइनलिस्ट रिंग में आने लगते हैं। बायशान की फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा थी और फिर तभी आउटर कोर्ट के वाइस प्रेसिडेंट की ग्रैंड डॉटर भी आती है। इसका नाम होजिया है और इसको भी सब काफी पसंद करते हैं। अब जियान और जी जूनियर भी वहाँ जाते हैं। एल्डर कहते हैं कि इस साल हम रोटेटिंग सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे। अब ये ब्लडी और बहुत बड़ा गेम होने वाला है। जो भी मैच के लास्ट तक बचेगा वही विनर होगा। सभी को ये रूल्स भी अजीब लगते हैं क्योंकि ये किसी की शक्ति मापने का सही तरीका नहीं है। अब फिर एल्डर कहते हैं कि तुम लोग या तो आपस में ही टीम बना सकते हो या फिर इंडिविजुअली भी लड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें रिंग छोड़कर नहीं जाना है। जियान और जी जूनियर एक साथ टीम बना लेते हैं। बायशान की तरफ भी काफी सारे वॉरियर्स आ जाते हैं और होजिया भी अपने कई सारे मेंबर्स बना लेती है। इसलिए ये बात जी जूनियर को चिंता में डालने लगती है। लेकिन जियान कहता है कि तुम्हारी पॉपुलैरिटी भी यहाँ कम नहीं है, तुम भी हमारी साइड कई मेंबर्स बुला लो। जिस पर जी जूनियर कहती है कि एक फूल के चारों तरफ कई लोग आ जा सकते हैं, लेकिन जब उस फूल को उसका ओनर मिल जाए तो उस फूल पर सिर्फ उसके ओनर का ही अधिकार रह जाता है। यानी वो ये कहना चाहती थी कि वो अपने और जियान के बीच किसी को नहीं बुलाना चाहती है। जियान खुश हो जाता है और वो दोनों अकेले ही टीम बनाकर लड़ने का डिसाइड करते हैं। जी जूनियर पूछती है कि हम अब फाइट कैसे करेंगे, जिस पर जियान कहता है कि पहले सिचुएशन को एनालाइज करेंगे एंड देन उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। अब फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और हर दूसरा ग्रुप तीसरे ग्रुप को मारने की कोशिश करने लगता है। बायशान और उसका ग्रुप काफी ज्यादा शक्तिशाली है। जियाहू का भी ग्रुप बहुत शक्तिशाली है और क्योंकि वो एक सुंदर लड़की है इसलिए उसके ग्रुप में सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं। अब एल्डर्स आपस में बातें करते हैं और हमें पता चलता है कि उन्हें भी पता है कि ये किसी की स्ट्रेंथ का पता लगाने का सही तरीका नहीं है, लेकिन इससे वो इनकी टीम में लड़ने की एबिलिटी चेक करना चाहते हैं। इससे वो ये भी चेक करना चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स उस स्थिति में क्या रिएक्ट करते हैं जब उनके चारों तरफ एनिमीज ही एनिमीज हो। अब उन्हें न सिर्फ लड़ाई करनी है बल्कि अपने डर को काबू करके अपने फुल पोटेंशियल को दिखाना है। अभी कुछ ही समय इनकी लड़ाई में हुआ था, लेकिन अभी से ही बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो चुके हैं। अब बायशान की नजर और जियान की नजर एक दूसरे पर पड़ती है। बायशान के मेंबर्स को जियान जी जूनियर के हवाले छोड़ देता है और खुद वो बायशान से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जी जूनियर उसके मेंबर्स से लड़ने लगती है और जियान अब बायशान के पास जाकर उससे लड़ता है। बायशान की फाइटिंग एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और वो पहले ही अटैक में जियान को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है। बायशान जियान से कहता है कि तुम ये मत सोचना कि लूमू को हराने के बाद तुम यहाँ के 30 मार्का बन गए हो। अब उनमें कॉम्बैट फाइट होने लगती है और कॉम्बैट फाइट के अंदर हम जियान को भारी पड़ते हुए देखते हैं। उनकी कॉम्बैट फाइट ऐसे लग रही है मानो दो एल्डर्स अपने फुल पोटेंशियल में लड़ रहे हो। वहीं दूसरी तरफ जी जूनियर अपने आइकॉनिक स्टाइल में मेंबर्स को हरा रही है। अब बायशान को गुस्सा आ जाता है और वो जियान से कहता है कि मैं तुम्हें सबके सामने मारकर तुम्हें लूजर साबित करूंगा और फिर ये साबित हो जाएगा कि तुम जी जूनियर के बिल्कुल काबिल नहीं हो। अब वो अपने लाइटनिंग एट्रीब्यूट को समन करता है और ये देखकर एल्डर्स भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली अपग्रेड टेक्निक का यूज कर रहा है। इस टेक्निक का नाम शॉक ऑफ द एक्सप्लोजन ऑफ थंडर आर्क है। वो इस अटैक को सीधे जियान पर छोड़ देता है, लेकिन जियान भी अपनी तलवार से और अपनी फ्लेम से डिफेंस करने की कोशिश करता है और आसपास विस्फोट होने से धुआं ही धुआं हो जाता है, लेकिन जियान सही सलामत बच जाता है। ये देखकर बायशान और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। एल्डर्स भी जियान की फ्लेम देखकर हैरान है और वो समझ जाते हैं कि ये हेवनली फ्लेम है।
दूसरा एल्डर कहता है कि इसके टेम्परेचर को हम यहाँ तक फील कर पा रहे हैं, जरूर ये हेवनली फ्लेम्स ही हैं। अब एल्केमी प्रेसिडेंट कहता है कि अब तो मैं इसे अपने डिवीजन में लेकर ही रहूंगा। अब जियान अपनी तलवार को वहीं रख देता है और अपनी हेवनली फ्लेम्स को निकालकर बिना हथियार के उस पर हमला कर देता है और उनमें कॉम्बैट फाइट होने लगती है और अब बाशान बुरी तरह से पिटने लगता है। जियान अचानक से इतना फास्ट हो गया है और ये देखकर बाशान परेशान होने लगता है। अब जियान हराने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी फ्लेम्स के अंदर से छोटे छोटे क्रिस्टल्स क्रिएट होने लगते हैं। वो बहुत ज्यादा अब घबरा जाता है और कहने लगता है कि ऐसा इस वक्त पर ही क्यों हुआ। एल्डर्स समझ जाते हैं कि जियान की लेवल प्रमोट हो रही है और वो नेक्स्ट लेवल में एंटर करने वाला है, लेकिन अब अगर उसके प्रमोट होने में अड़चन आई, यानी प्रमोट होते वक्त अगर किसी ने उस पर छोटा सा भी अटैक किया तो वो जियान की लाइफ ले सकता है। एल्डर्स समझ जाते हैं कि शायद अब जियान को गेम से बाहर जाना पड़ेगा। बाशान ये देखकर काफी खुश हो जाता है और वो सही मौका देखकर जियान पर हमला कर देता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने जियान को देखा कि वो अपने लेवल ब्रेक थ्रू करने की पोजीशन में पहुंच गया था और अब इस टाइम में वो थोड़ी देर तक लड़ नहीं सकता था। वो मेडिटेट करने बैठ जाता है और बाकी उसके ओपोनेंट जियान को हराने का ये सही मौका देखते हैं। बाशान बाकी सभी से कहता है कि जियान प्रमोट होने की प्रोसीजर कर रहा है और अगर वो एक बार प्रमोट हो गया तो वो काफी शक्तिशाली हो जाएगा और टॉप 5 में अपनी जगह बना ही लेगा। लेकिन वो तो इस एकेडमी में एक दिन आया भी नहीं और हम इसे अपना आदमी नहीं मान सकते हैं। जियान को कैसे भी करके हमें बाहर निकालना है, इसलिए हम सभी को एक साथ मिलकर टीम बनाकर जियान को हराना चाहिए। अब सभी बाशान की बातों में आ जाते हैं और जियान को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जी जूनियर अकेले अब उनके सामने है। सभी लोग जी जूनियर को काफी पसंद करते हैं, इसलिए वो जी जूनियर से कहते हैं कि हम तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन तुम इसके आगे से हट जाओ। बाशान भी जी जूनियर से रिस्पेक्टफुली हटने को कहता है, लेकिन जी जूनियर साफ मना कर देती है। टीचर रॉलिन को ये देखकर काफी गुस्सा आता है क्योंकि 3 लोग जी जूनियर से अकेले लड़ने आ रहे हैं, जो कि अनएथिकल है। जी जूनियर को उन्हें सिर्फ तभी तक रोकना था जब तक जियान मेडिटेट कर रहा है, इसलिए टीचर रॉलिन को जीतने की अभी भी आशा थी। एल्डर्स भी ये देखकर दुखी थे और कह रहे थे कि इन नए रूल्स में कई सारे लूप होल्स हैं और इससे हमें असलियत में पता नहीं लग पाएगा कि कौन टॉप 5 में आना चाहिए। लेकिन अब रूल्स बनने के बाद उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है और एल्डर्स खुद मैच के बीच इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनके पास देखते रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अब हर चीज जियान पर ही डिपेंड करेगी। अब बाशान जल्दी से बागियों के साथ जियान पर हमला कर देता है, लेकिन जी जूनियर अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे रोकने की कोशिश करती है और यहाँ से हम जी जूनियर की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अकेली ही एकेडमी के सबसे ताकतवर योद्धाओं को रोक पा रही है। जी जूनियर बाकी नॉर्मल वॉरियर्स को तो एक ही बार में दूर पटक देती है, लेकिन ये 3 उसको बराबर की टक्कर दे पा रहे थे, इसलिए जी जूनियर हालांकि उन्हें रोक तो नहीं पा रही है, लेकिन उसे काफी कोशिश करनी पड़ रही है। जी जूनियर अब उन पर हमला भी करने लगती है, लेकिन उनमें सबसे ताकतवर जो कि बाशान है, उसका अटैक जियान को मारने के चक्कर में जी जूनियर को लगने ही वाला था कि तभी वहाँ वाइस प्रेसिडेंट की ग्रैंड डॉटर जी जूनियर को बचा लेती है और बाशान को खुद पर कंट्रोल रखने को कहती है। अब जी जूनियर सिंगल हैंडेडली उन सभी पर भारी पड़ने लगती है और अब जी जूनियर गुस्से में आकर उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि अगर आज मैं बाशान को हरा नहीं पाई तो मैं एकेडमी छोड़ दूंगी। अब वो अपनी पावर्स को समन करती है, जिससे तीनों डरने लगते हैं और पीछे हटने लगते हैं, लेकिन तभी जियान पीछे से उसे रोक लेता है और कहता है कि अब यहाँ से आगे मैं संभाल लूंगा। जियान अब अपनी फ्लेम्स निकालकर आगे बढ़ता है और कहता है कि अगर अब तुम रिंग से सेफ बाहर निकल गए तो ये मेरे लिए शर्म की बात होगी और मैं तुरंत एकेडमी छोड़कर चला जाऊंगा। बाशान कहता है कि इतना अहंकार ठीक नहीं होता, तुम भले ही अब 6 स्टार फाइटर बन चुके हो, लेकिन हम 3 लोग हैं और तुम अकेले। लगता है तुम सच में आज पिटना ही चाहते हो। अब 3 लोग अपनी फॉर्मेशन लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हराने के बाद हम जी जूनियर को हर्ट करने के लिए माफी मांग लेंगे, जिस पर जियान अपनी फ्लेम्स निकालकर गुस्से में आकर कहता है कि माफी मांगने के लिए अब काफी देर हो चुकी है। अब वो आसपास अपना ऑरा क्रिएट करता है और सभी ऑडियंस भी उसके ऑरे के प्रेशर से पीछे हटने लगती है। जियान अब आगे बढ़कर फुल स्पीड में उन पर हमला कर देता है
और कोई भी उसके हमले से नहीं बच पाता। एल्डर्स समझ जाते हैं कि जियान जरूर कोई सीक्रेट टेक्निक का यूज कर रहा है जो शॉर्ट टाइम ऑफ स्पान के लिए उसकी ताकत बढ़ा दे रहा है। ये देखकर सभी हैरान हैं क्योंकि जियान अकेले ही उनको इतना मार रहा है कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। जियान कहता है कि जितना तुमने जी जूनियर को इंजरी दी है उससे दुगनी अब तुम्हें मिलने वाली है। वो फिर अब अपनी दोनों फ्लेम्स को मिक्स करने लगता है और ये देखकर एल्केमी मास्टर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये क्या कर रहा है। जियान 2 फ्लेम्स को मिक्स करके उससे बुद्धा लोटस फायर बनाने लगता है। वो तीनों भी अब अपनी अपनी सारी शक्ति समन करके डिफेंस मोड लेते हैं और अब उनकी शक्ति और बुद्धा लोटस फायर एक साथ टकराते हैं जिससे वहाँ बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है और जमीन भी नीचे धंस जाती है। वहाँ हर तरफ धूल ही धूल हो जाती है और किसी को कुछ नजर नहीं आता कि क्या हुआ। एल्केमी मास्टर कहती हैं कि 2 फ्लेम्स को मिक्स करने के बाद उसकी पार कई गुना बढ़ जाती है। वो तो लास्ट टाइम पर जियान ने अपनी बुद्धा लोटस फायर को कंट्रोल कर लिया, वरना ये तीनों तो वहीं मर जाते। वो तीनों बहुत ज्यादा घायल हो गए हैं, लेकिन उन्हें अपने आसपास जियान नहीं दिख रहा है। बायशान को लगता है कि वो इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की वजह से खुद भी घायल हो गया है, लेकिन ग्रैंड डॉटर कहती है कि हमें तुम्हारी सुननी ही नहीं चाहिए थी, हम जियान से नहीं जीत सकते हैं। तीसरा भी कहता है कि जियान हमसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बायशान भी चने की झाड़ पर चढ़ा हुआ था और कह रहा था कि ऐसी भी क्या ताकत जो वो खुद भी संभल नहीं पाया और खुद घायल हो गया। अगर वो अब जिंदा भी होगा तो जरूर इतनी शक्ति को यूज करके उसके हाथ पैर टूट गए होंगे। लेकिन तभी वहाँ जियान एकदम सही सलामत आता है और उन तीनों पर हमला कर देता है और इतना बुरा उन्हें मारता है कि वो अब खड़े भी नहीं हो पाते। और अब एल्डर इस मैच को यहीं रोक देता है और इन 5 को अब टॉप 5 में गिन लिया जाता है। ग्रैंड डॉटर का नाम होजिया है। ब्लड क्लैन से आए हुए आदमी का नाम वो हाओ है। अब जियान को इतना स्ट्रॉन्ग देखकर सभी जियान की जय जयकार करने लगते हैं। बायशान अब खड़ा होता है और सोचता है कि इस बेइज्जती का बदला मैं जियान से जरूर लूंगा। होजिया भी कहती है कि तुम सच्चे मर्द हो। वो हाओ कहता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें सरपास करके रहूंगा। अब शाम को जियान और जी जूनियर नदी किनारे टहलने लगते हैं और वहाँ अपनी सहेलियों के साथ जियान की एक कजन आती है। कजन को जियान पर क्रश है और वो जियान को हेलो बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जियान सिर्फ जी जूनियर से प्यार करता है, इसलिए वो किसी को उस नजर से नहीं देखता और सबसे नॉर्मल बात करता है। और ये बात उन लड़कियों को बहुत बुरी लगती है जिन्हें जियान पर क्रश है। लेकिन इस बार जियान कजन को रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जियान कजन को फैमिली की पूरी सिचुएशन बता देता है और कहता है कि अभी तुम यहीं पर रहना और क्लैन में मत जाना, क्योंकि क्लैन अभी फिर से रीएस्टैब्लिश ढंग से नहीं हो पाया है। और तुम चिंता भी मत करना, तुम मेरी कजन हो, जो भी चीज तुम्हें चाहिए वो मुझे तुम बिना किसी हिचकिचाहट से कह सकती हो। अगर आप सोच रहे हो कि ये कजन है तो क्रश क्यों? असल में ये रियल कजन नहीं है और सेम क्लैन से होने की वजह से इनका सरनेम भले ही सेम हो, लेकिन इनमें एक खून नहीं है। और एंशिएंट चाइना में पहले सौतेले कजन से शादी हो जाती है। अब अगले दिन ये 5 एल्डर के साथ मिस्टीरियस जगह पर जाते हैं। होजिया कहती है कि मेरे दादा मुझे यहाँ कभी नहीं लाए, ये जरूर कोई खास जगह है। वो असल में एक खास लाइब्रेरी जा रहे हैं जहाँ उनको एडवांस ट्रेनिंग कराई जाएगी। एल्डर कहते हैं कि वहाँ तुम्हें अलग अलग तरह की स्किल सीखने को मिलेंगी, बशर्ते तुम उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब चलते चलते वहाँ 2 मूर्ति रखी होती हैं जिनके सामने एल्डर ग्रीट करके कहता है कि टॉप 5 लोग चुन लिए गए हैं और अब अपना रिवॉर्ड रिसीव करने के लिए यहाँ आए हैं। अब तभी वो मूर्ति असली इंसान में बदल जाती है और जियान के टीचर वहाँ से गायब होने लगते हैं। जियान ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या टीचर इन दोनों से डर रहे हैं। एल्डर जियान को देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि इनके पास कौन कौन सी फायर हैं और वो हैरान है कि इतनी सी उम्र में ये फायर को कंट्रोल कर पा रहा है। वो कहता है कि इस बार की टॉप 5 पिछले साल के टॉप 5 से अच्छे हैं। अब ये दोनों स्पेस लॉक को खोल देते हैं और वहाँ तभी एक दरवाजा खुल जाता है। एल्डर कहता है कि ये स्पेस लॉक है और कई 100 सालों पहले एक डॉसन स्ट्रॉन्ग पर्सन था और उसी की एन्चेंटमेंट से ये दरवाजा प्रोटेक्टेड है। डॉसोंग पर्सन भी
इसे नहीं तोड़ सकता है। अब एल्डर सभी को लाइब्रेरी में जाने को कहता है और सभी एक एक करके लाइब्रेरी में चले जाते हैं। एल्डर भी इन सभी को गुड लक कहकर अपने रास्ते निकल जाता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान और बाकी सब जब टॉप 5 में आ गए थे तो एल्डर उन्हें एक खास लाइब्रेरी लेकर गए थे और यहाँ ये अपनी पसंद का कोई ट्रेजर चुन सकते थे। ये एक मिस्टीरियस जगह है और यहाँ आते ही फ्लोर पर एक फ्लेम आ जाती है और इन सभी को उड़ने की पावर मिल जाती है। ये सभी हवा में उड़ने लगते हैं और फिर एक आवाज इनका स्वागत करते हुए कहती है कि तुम यहाँ से कोई भी रिवॉर्ड चुन सकते हो, लेकिन जो तुम चुनोगे उसे सिर्फ तुम ही यूज कर सकोगे। हर एक जन केवल एक ही खजाना ले सकता है और टाइम लिमिटेड है। जब तक ये फ्लेम ग्लो हो रही है तब तक का ही तुम्हारे पास समय है। जब र्यून फॉरेन आर्मी की ये फ्लेम बुझ जाएगी तब टाइम खत्म हो जाएगा। अब सब जल्दी से यहाँ वहाँ खजाना ढूंढने लगते हैं और वहाँ कई सारे एनर्जी शील्ड बॉल्स आ जाते हैं जिनके अंदर कई अलग अलग तरह के खजाने हैं। जी जूनियर को सबसे पहले एनर्जी शील्ड बॉल के अंदर ज़ुआजी एडवांस एक्सरसाइज पर्पल थंडर क्रिस्टानियम का स्क्रोल दिखाई देता है। हालांकि ये टेक्निक अच्छी है लेकिन जी जूनियर को ये नहीं चाहिए। अब बाकी लोग भी अपने लिए ट्रेजर ढूंढने लगते हैं और बायशन को एक एनर्जी बॉल दिखती है और वो उसके अंदर हाथ देकर इसे लेने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसके आसपास प्रोटेक्टिव बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो बायशन पर ही बैकफायर हो जाता है और बायशन दूर जाकर गिरता है। जियान समझ जाता है कि जितना वैल्यूएबल ट्रेजर होगा उतना स्ट्रॉन्ग ही उसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव बैरियर होगी। वो जी जूनियर से कहता है कि अब हमें भी स्प्लिट होकर ट्रेजर ढूंढना चाहिए और जल्दी करनी चाहिए। वो दोनों अलग होकर अब ट्रेजर ढूंढने लगते हैं, लेकिन जियान ऑब्जर्व करता है कि हर एनर्जी बॉल के आसपास एनर्जी फ्लक्चुएशन है और हर एक फ्लक्चुएशन अलग है। वो समझ जाता है कि उसे कैसे अपने लिए 20 ट्रेजर ढूंढना है। वो मेडिटेट करने लगता है और जिसका फ्लक्चुएशन उसे सुटेबल लगता है उसको वो ट्रेस करने लगता है। उसको एक ट्रेजर दिखता है और तुरंत वो उसके पीछे जाने लगता है। बायशान भी समझ जाता है कि जियान को कुछ बढ़िया दिखा है और वो भी उसी ट्रेजर के पीछे पड़ जाता है और दोनों उस ट्रेजर को पकड़ने के लिए रेस लगाने लगते हैं, जिसमें जियान जीत जाता है और उस ट्रेजर को ले लेता है। ये ट्रेजर जियो शोंगफैंग हाओ है। जियान इसके बैरियर को तोड़ने लगता है। उसे काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है और बायशन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या फायदा अगर तुम इसे तोड़ ही नहीं पाओगे। लेकिन जियान काफी कोशिश करके इसे तोड़ ही देता है और फिर बायशन दांत पीसता हुआ वहाँ से चला जाता है। ये टेक्निक वो जी जूनियर को दे देता है। ये ट्रांजिशन टेक्निक है जो जी जूनियर को चाहिए। अब फिर से वो दोनों ट्रेजर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और जियान मेडिटेट करने लगता है। वहीं जी जूनियर को भी अलग अलग एनर्जी बॉल्स देखकर ऑब्जर्व करने लगती है, लेकिन उन्हें 20 ट्रेजर अभी भी नहीं मिल रहा है। बायशान को फिर अपने लिए फाइनली एक ट्रेजर मिल जाता है और ऐसे ही बाकी लोगों को भी एक एक ट्रेजर हासिल हो जाता है। जी जूनियर को फिर तभी मैजिक बॉक्स ऑफ टायर 6 मॉन्स्टर मिलता है जो कि काफी अच्छी और रेयर ट्रेजर है, लेकिन जियान को ये नहीं चाहिए। टाइम खत्म होने ही वाला है और जियान को अभी तक कोई ट्रेजर नहीं मिला है, इसलिए जी जूनियर टेंशन में आने लगती है। लेकिन तभी जियान को एक इंटेस्ट एनर्जी की फ्लक्चुएशन महसूस होती है और वो तुरंत खड़ा होकर उसके पीछे जाने लगता है। ये एनर्जी बॉल बहुत तेज भाग रही थी और जियान इसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। टाइम भी खत्म हो रहा था। जियान काफी कोशिश करता है और काफी लंबे चेस के बाद फाइनली वो बॉल को पकड़ लेता है और जल्दी से इसके बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन सबसे खास ट्रेजर होने की वजह से बहुत मोटी बैरियर इसके आसपास लगी हुई है, इसलिए बैरियर तोड़ने में भी काफी परेशानी होने लगती है। जी जूनियर उसके पास आकर उसकी मदद करती है और दोनों की मिलीभगत से फाइनली बैरियर टूट जाता है और फिर तभी टाइम भी खत्म हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद हम जियान को झरने के नीचे बैठकर उस ट्रेजर वाले स्क्रॉल को पढ़ते हुए देखते हैं। वो इस स्क्रॉल के अकॉर्डिंग स्किल सीख रहा है। आसपास का फ्लोरा और फौना काफी अच्छा है और ये एनवायरनमेंट इस स्किल के लिए काफी सूटेबल है। यहाँ आसपास कई सारे जानवर दहाड़ मार रहे हैं और उनकी इंटेंसिटी हमें दिखाई जाती है कि उनकी दहाड़ से पानी में कई सारे रिपल्स आ रहे हैं। लेकिन अब जियान अपनी दहाड़ मारता है और इससे न सिर्फ पानी में उबाल आता है बल्कि आसपास के पहाड़ भी हिल जाते हैं। दूर खड़ी जी जूनियर को भी ये सुनाई देता है और वो जियान के पास आने लगती है। जियान सक्सेसफुल हो गया है
और अब टीचर भी कहते हैं कि तुम फाइनली पावर ऑफ साइलेंट में मास्टरी हासिल कर चुके हो, लेकिन अभी तुम ज्यादा खुश मत हो क्योंकि तुम स्किल के लेवल 34 पर ही हो। तुम्हें ये स्किल और कल्टीवेट करनी है। अब फिर तभी सी जूनियर आने लगती है, इसलिए टीचर वापस रिंग में चले जाते हैं। अब जियान जी जूनियर के पास जाता है और जी जूनियर उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारे सोनिक एडजस्टमेंट प्रैक्टिस थी, जिस पर जियान हाँ करता है और ये और भी ऐसी ही बातें करते हुए बाकियों के पास जाने लगते हैं। अब ये सभी इनर कोर्टयार्ड में जा रहे हैं क्योंकि ये वो जगह है जहाँ टॉप स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। वहाँ उन्हें एडवांस टेक्निक सीखने को मिलती है, इसलिए प्लेन में उड़कर वो सभी मुश्किल रास्ते से होते हुए वहाँ जा रहे हैं। एल्डर रास्ते में उन्हें कई सारी बातें बताते हुए चल रहा है और वहाँ आसपास कई सारे मॉन्स्टर्स भी हैं और कई लावा मॉन्स्टर्स तो उनके प्लेन पर हमला ही कर देते हैं। लेकिन एल्डर इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि वो दूर से ही केवल अपने हाथों की शक्ति का इस्तेमाल करके उन सभी को खत्म कर देता है। अब लंबा समय तय करने के बाद वो फाइनली इनर कोर्टयार्ड पहुँच जाते हैं। अब वहाँ का गेट बंद था, इसलिए उसे खोलने के लिए सभी एल्डर्स आगे आकर किसी तरह का रिचुअल करते हैं और उनका शिप फाइनली अब अंदर जा पाता है। ये कैनन एकेडमी बहुत ज्यादा रिच है, इसलिए इनके पास ये शिप्स, प्रोटेक्टिव बैरियर्स वगैरह हैं। मेन लैंड की सबसे बड़ी एकेडमी कैनन एकेडमी ही है। अब वहाँ के एल्डर्स इनसे मिलते हैं और कहते हैं कि तुम एकदम सही समय पर आए हो। दोनों जगह के एल्डर्स आपस में मजाक मस्ती भी करते हैं। इनर कोर्ट के एल्डर का नाम एल्डर जाओ और एल्डर लू है और अगर इन पांचों को कुछ भी चाहिए तो इन्हीं दो एल्डर से इन्हें कहना है। इन पांचों का स्वागत होता है और ये पांचों एल्डर्स को ग्रीट करते हैं। एल्डर सभी को इनका स्पेशल बैज देते हैं और कहते हैं कि हालांकि तुम सभी को इनर कोर्टयार्ड में एडमिशन तो मिल गया है, लेकिन असली टेस्ट तुम्हारा अब शुरू होगा। तुम्हें जो बात अच्छे से जान लेनी है वो ये है कि तुम्हारे हाथ में जो चिप है ये तुम्हारी गुड लाइफ की तरह है। तुम्हें तुम्हारी एडमिशन टाइम के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना होगा। तुम्हें ओल्ड टीम को हराना होगा या उनसे बचना होगा। तुम्हें कैसे भी करके जंगल के एंड तक पहुंचना होगा और इसमें कामयाब होने के बाद ही तुम इनर कोर्टयार्ड में एंट्री ले पाओगे। और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान और बाकी सभी ट्यूटर रॉलिन से विदा ले आए थे और वो सभी वाइस प्रेसिडेंट जुन क्यान के साथ इनर कॉलेज के आउटर एज में आ गए हैं और यहाँ के एल्डर्स इस बार इन बच्चों को देखकर काफी खुश हैं। एल्डर्स उन सभी को एक आइडेंटिटी प्लेट देते हैं और कहते हैं कि हालांकि तुम यहाँ तक पहुँच तो गए हो, लेकिन तुम्हें इनर कॉलेज में जाने के लिए भी क्वालिफाइड करना होगा। अब तुम्हारा रियल टेस्ट शुरू हो गया है और तुम्हें केवल एक बात जान लेनी चाहिए। तुम्हें ये चिप यानी ये बैज जो तुम्हें मिला है वो हमेशा अपने पास रखना है। तुम्हें अपने ग्रुप्स बनाने हैं और मेरे पीछे जो फॉरेस्ट है उसके अंदर जाना है। इस फॉरेस्ट के अंदर तुम्हारे सीनियर्स हैं जो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम्हें या तो उन्हें अवॉइड करना है या उन्हें हराना है। तुम्हें कैसे भी करके जंगल पार करना है और फिर तभी तुम्हें इनर कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। असल में यहाँ कैनन कॉलेज के साथ साथ कई सारी एकेडमी के बच्चे आए हैं, इसलिए इनके बीच सबसे बेस्ट स्टूडेंट लेने के लिए ये टास्क इन्हें दिया जा रहा है। वो ओल्ड टीम्स तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगी क्योंकि तुम्हारे बैच के अंदर जो फायर एनर्जी है वो ट्रांसफर हो सकती है और उन्हें वो चाहिए। बाइशन पूछता है कि आखिर ये फायर एनर्जी क्या है और इसका क्या यूज होता है, जिस पर एल्डर कहते हैं कि जब तुम कॉलेज में एडमिशन पाओगे तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगी। अब एल्डर्स फायर एनर्जी हंट नाम के इस टास्क को शुरू कर देते हैं और सभी लोग जंगल की तरफ भागने लगते हैं। अब रात हो गई है और तभी जियान की टीम एक दूसरी टीम देखती है और जियान वगैरह उन्हें ऑब्जर्व करने लगते हैं। वहाँ तभी कुछ सीनियर्स आते हैं और केवल 2 सीनियर्स ही इस पूरे ग्रुप को हरा देते हैं और फिर कहते हैं कि हमने सोचा था कि फ्रेशर इस बार अच्छे आए हैं, लेकिन ये तो यूं ही निपट गए। सीनियर के इस ग्रुप का नाम ब्लैक सायरन है और ये काफी ताकतवर ग्रुप है। और फिर ब्लैक सायरन का एल्डर आता है जिसे सब बॉस कहकर पुकारते हैं और वो सभी के बैच लेता है और उनके अंदर से एनर्जी फायर निकलकर अपने बैच में ट्रांसफर कर देता है और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। अब बाइशन आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन जियान उन्हें रोकने को कहता है क्योंकि ओल्डर टीम्स काफी शक्तिशाली हैं और अगर हम बिना सोचे समझे आगे बढ़े तो ओल्डर टीम्स हमें भी हराकर हमारी फायर एनर्जी ले लेंगी। अगर हम अब टीम बनाकर नहीं चले तो हम जरूर हार जाएंगे, इसलिए हम पांचों को ग्रुप बनाकर एक लीडर डिसाइड करना होगा और ये लीडर ग्रुप को आगे लेकर फॉरेस्ट पार करवाएगा।
सब सोचने लगते हैं कि आखिर कैप्टन कौन होगा। बायशन जब देखता है कि कोई आगे नहीं आ रहा तो वो खुद कैप्टन बनने के लिए कहने ही वाला होता है कि तभी उससे पहले जी जूनियर जियान को कैप्टन बनने को कहती है, जिस पर बाकी 3 एग्री कर देते हैं और ना चाहते हुए भी बायशन को भी एग्री करना ही पड़ता है। जियान कहता है कि क्योंकि अब मैं कैप्टन हूँ इसलिए तुम में से किसी को भी खतरे के वक्त अकेले नहीं छोड़कर जाऊंगा, लेकिन तुम सभी को भी अपने पर्सनल मनमुटाव को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, अदरवाइज ओल्डर स्टूडेंट्स हमको आसानी से हरा देंगे। जी जूनियर कहती है कि हमें पहले इस फॉरेस्ट के बारे में जानकारी लेनी चाहिए ताकि इसको पार कर सके, लेकिन ओल्ड स्टूडेंट्स को ही सिर्फ फॉरेस्ट के बारे में नॉलेज होगी, लेकिन वो हमारे अभी के लिए दुश्मन है इसलिए वो हमें बताएंगे नहीं। जिस पर जियान कहता है कि हम ओल्ड स्टूडेंट से भी अब जानकारी लेंगे और अब फिर वो उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। वो एक पेड़ पर बैठकर सोल परसेप्शन टेक्निक का यूज करके आसपास के लोगों को खोजने लगता है और उन बच्चों को खोजता है जो सीनियर्स है और जिनको हम आसानी से हरा सकते हैं, यानी जिन सीनियर्स की स्ट्रेंथ कम है। जियान अब अलग अलग ग्रुप्स को खोजता है लेकिन कोई भी उसे ऐसा नहीं मिलता जिसकी स्ट्रेंथ कम हो। वो लोग अलग अलग जाकर ट्राई करते हैं और जियान पूरी कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसे कोई ग्रुप नहीं मिल पा रहा होता। अब रात से सुबह और सुबह से दोपहर हो जाती है, जिस पर बायशन कहता है कि आखिर कब तक हम ऐसे ही वेट करते रहेंगे, जिस पर लड़की कहती है कि ये काम जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता है। अब जियान को फिर तभी फाइनली एक टीम दिख जाती है और ये सभी तुरंत वहाँ जाने लगते हैं। वो सीनियर्स का ग्रुप फ्रेशर्स से लड़ रहा था और फ्रेशर्स को उन्होंने हरा ही दिया था। वो फ्रेशर्स की एनर्जी फायर लेकर उसको एब्जॉर्ब भी करने लगे हैं और अब अपना नेक्स्ट टारगेट ढूंढने के लिए लीडर अपने बाकी मेंबर्स से कहता है, लेकिन तभी जियान उन्हें आवाज लगाता है और कहता है कि तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, हम खुद ही तुम्हारे पास आ गए हैं। लीडर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुम खुद पिटने के लिए आ गए हो। जियान उनकी स्ट्रेंथ का पता लगाता है और कहता है कि ये केवल 2 मास्टर के 2 स्टार के लगभग है। हम और ज्यादा डिले नहीं करते हैं और जल्दी से अटैक कर देते हैं और ध्यान रहे कोई भाग ना पाए। अब उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस पर जियान की टीम जीतती हुई नजर आती है। जियान लीडर से लड़ने जाता है और लीडर जियान की स्ट्रेंथ को भांपकर अपने आसपास एक मोटा आर्मर क्रिएट कर लेता है, लेकिन जियान अपनी तलवार की मदद से उसके आर्मर को तोड़ देता है और अपनी तलवार से उसके ऊपर रख देता है, जिस वजह से उन्हें सरेंडर करना ही पड़ता है। और अब जियान तलवार के दम पर उनसे पूछता है कि आखिर ये फॉरेस्ट कितना बड़ा है। वो अच्छे से नहीं बता रहे होते और कहते हैं कि बहुत बड़ा, जिस पर जियान अपनी टीम मेंबर्स को एक एक सीनियर सौंप देता है और कहता है कि इनसे अलग अलग इंटेरोगेट करो और अगर ये अलग अलग आंसर दे तो इन पर जो तुम करना चाहो वो करो, यानी 3rd डिग्री दो। अब जियान अकेले एक मेंबर से पूछता है कि इस टूर्नामेंट के कितने सीनियर्स हैं। वो डरते हुए बताता है कि यहाँ टोटल 35 सीनियर्स हैं। टोटल 5 टीम्स हैं जिसमें 7 मेंबर्स हैं। जियान पूछता है आखिर वो कितने स्ट्रॉन्ग है, क्या सब तुम्हारी तरह हैं या कुछ स्ट्रॉन्ग भी हैं? वो कहता है कि टोटल 3 टीम हमारी जैसी हैं, लेकिन 2 टीम्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इन 2 टीम्स का नाम ब्लैक फ्यूरीज और व्हाइट फ्यूरीज है। ये दोनों टीम्स तुम जितनी ताकतवर हैं और उसमें कई टैलेंटेड वॉरियर्स हैं। ब्लैक फ्यूरी टीम पूरी ब्लैक है और उस टीम के कैप्टन का नाम शैती है। व्हाइट फ्यूरी टीम के सभी लोग सफेद हैं और उसके कैप्टन का नाम लौह है। व्हाइट फ्यूरी से जो भी टकराया है वो कभी फॉरेस्ट पार नहीं कर पाया है। अब जियान उससे पूछता है कि आखिर ये फायर एनर्जी क्या है जिसे सीनियर पाना चाहते हैं, आखिर तुम लोग इसके पीछे इतने पागल क्यों हो? वो कहता है कि इनर कॉलेज के अंदर टावर ऑफ हेवनली बर्निंग की है, जिसका यूज करके तुम्हें तुम्हारी ट्रेनिंग का दुगना रिजल्ट मिलता है, यानी ये एक तरह से तुम्हारी ट्रेनिंग कॉस्ट को कम कर देता है। इसके बारे में और अच्छे से हमें आगे पता चलेगा। दूसरी टीम मेंबर्स भी उनका इंटरोगेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो कुछ बताने को राजी नहीं थे। इसलिए पहले वो हाओ अपनी तलवार से उसे डराता है और डर डर के बताता है कि ये फायर एनर्जी एक तरह से इनर कॉलेज की करेंसी भी है और कॉलेज सभी लोगों को 7 दिन के लिए फायर एनर्जी देता है। इनर कॉलेज के अंदर फायर एनर्जी को प्राप्त करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका फायर एनर्जी प्राप्त करने का ये है कि तुम इनर कॉलेज पावर लिस्ट में आ जाओ।
अब ये क्या है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान एक सीनियर्स के ग्रुप को पकड़कर उनसे जानकारी निकलवा रहा है और उसे फायर एनर्जी के बारे में काफी कुछ पता चला है। अब जियान उनसे उनका क्रिस्टल कार्ड मांगता है और ये बच्चे बाकियों की फायर एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि इसी तरीके से ही ये कॉलेज काम करता है। जी जूनियर समझ जाती है कि स्काई बर्निंग की रिफाइनिंग टार वो वजह है जिससे सभी स्टूडेंट्स यहाँ के इतनी जल्दी कल्टीवेट कर पाते हैं। वू हाउ को पार लिस्ट के अंदर आने में ज्यादा इंटरेस्ट है और वो कहता है कि जब वो इनर कॉलेज में पहुँच जाएगा तो वो हर एक अपॉर्चुनिटी को खोजेगा। जियान भी कहता है कि अब हमें पता चल गया है कि फायर एनर्जी इनर कॉलेज के अंदर कितनी जरूरी है, तो अब हमें इसे और इकट्ठा करना है। और अब हमारा गोल सिर्फ जंगल को पार करना ही नहीं, हमें फायर एनर्जी भी ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करनी है। अगर वो हमें लूट सकते हैं तो हम भी उन्हें लूट सकते हैं, और शायद सीनियर्स इसी चीज को हमें सिखाना चाह रहे हैं। ब्लैक फ्यूरी और व्हाइट फ्यूरी को छोड़कर हम सीनियर्स की हर एक टीम पर प्लानिंग के साथ हमला करेंगे और उन्हें हराकर फायर एनर्जी प्राप्त करेंगे। सभी जियान की बात से एग्री हो जाते हैं और अब शिकार खुद शिकारी बन गया है। अब जियान को चलते चलते एक सीनियर का ग्रुप दिखता है और तुरंत वो ग्रुप्स आपस में लड़ने लगते हैं। जियान का ग्रुप काफी शक्तिशाली है और वो सीनियर्स के साथ अपनी सभी स्किल्स का यूज करते हुए लड़ रहे हैं। सीनियर्स भी कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, ये इनर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, यानी काफी टैलेंटेड, इसलिए इनका युद्ध आइकॉनिक लेवल का दिखाई दे रहा है। अब जियान वगैरह एक और टीम को फाइनली हरा देते हैं और उनसे उनका क्रिस्टल लेकर फायर एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगते हैं। एल्डर्स की जियान और बाकी टीम पर नजर थी और वो ये सब देखकर काफी खुश थे कि आखिर जियान को इस टूर्नामेंट का असली मतलब अब समझ आ ही गया है। जो पिछली बार बच्चे आए थे वो ये समझ ही नहीं पाए थे और वो बिना फायर एनर्जी को कलेक्ट किए फॉरेस्ट पार कर गए थे। एल्डर्स की ये सब बात एल्डर्स के पास बैठा एक आदमी जो काफी मिस्टीरियस लग रहा है वो सुन रहा था और उसे पता चल गया था कि जियान नाम का लड़का कोई है। वहीं अब हमें सीनियर्स का एक ग्रुप दिखता है जो बॉनफायर के पास बैठकर बाकी बच्चों की बात बना रहे थे कि वो बच्चे तो नाकारे हैं, क्योंकि फ्रेशर्स ने न सिर्फ उनकी फायर एनर्जी को चुरा लिया बल्कि उन्हें बहुत बुरे तरीके से हरा भी दिया। ये फ्रेशर्स इस बार के काफी एरोगेंट हैं और लगता है कि हमें ही फ्रेशर्स को अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। वहीं दूर पेड़ पर बैठकर जियान इन सभी की बातें सुन रहा था और अपने ग्रुप को इन पर हमला करने को कह देता है। सभी तुरंत बॉनफायर के पास जाते हैं, लेकिन जब वहाँ वो पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। वो इससे पहले कि कुछ समझ पाते कि एक तीर उनकी तरफ आता है, हालांकि वो हाउ तलवार से उस तीर को रोक देता है। जियान समझ जाता है कि उन्हें पहले ही हमारे आने की खबर हो गई है। वू हाउ जहाँ से तीर चला था वहाँ जाने लगता है और लड़की भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। जियान उनको रोकने की कोशिश करने ही वाला होता है कि तभी एक ओपोनेंट उनके सामने आ जाता है। बाशन उनके पीछे जाने लगता है और अब जियान और जी जूनियर अकेले खड़े हैं। जियान को एक हलचल महसूस होती है और वो तुरंत उसके पास जाने लगता है। वहीं वो सीनियर जो वू हाउ को उकसाकर उसे अपने पीछे ले जा रहा था, वो कई सारे अपने बिछाए गए ट्रैप से उन्हें गुजरवाता है। जैसे कि सबसे पहले एक बड़ी सी चट्टान के नीचे होकर उन्हें गुजरना पड़ता है, लेकिन ये दोनों ही क्योंकि काफी अच्छे वॉरियर हैं, इसके इस ट्रैप को आसानी से पार कर जाते हैं। लेकिन तभी वो अपने दोस्त को इशारा करता है जो आगे के पेड़ पर बैठा था और वो अचानक आकर वू हाउ पर हमला कर देता है और वू हाउ दूर जाकर गिरता है। अब वो लड़की से लड़ने की कोशिश करता है। अब ये अकेले अकेले हो गए हैं और अकेले में सीनियर्स की स्ट्रेंथ ऑब्वियस रीजंस की वजह से ज्यादा है और ये हार सकते हैं। अब ये लोग लड़कों को घेरकर उसे घायल करने ही वाले थे कि तभी वहाँ जियान की तलवार आ जाती है जो एक ही बार में अपने दोस्त को बचा लेती है। जियान के एंट्री देखकर वो सभी हैरान हैं और जियान इन सभी से लड़ने को तैयार है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान और बाकी उसके साथी यूनाइट हो गए थे और वो टीम की तरह ओल्ड स्टूडेंट्स को लूट रहे थे। उन्होंने ओल्ड रेंजर्स को हरा दिया था और उनकी फायर एनर्जी भी छीन ली थी। अब शिकारी शिकार बन चुका है और अब वो जो यहाँ की थर्ड सबसे ताकतवर ओल्ड टीम है उससे लड़ने लगे थे, लेकिन ओल्ड टीम ने इन्हें अलग अलग करके इन पर बड़ी चालाकी से काउंटर अटैक कर दिया था, जिससे वो सब हारने लगे थे।
लेकिन तभी वहाँ जियान आ जाता है। अब सभी ये बच्चे यहाँ ला दिए जाते हैं और सीनियर्स इन्हें घेर कर खड़े हैं। बाइशन कहता है कि हमने इन्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। अब लीडर जियान से कहते हैं कि तुमने कुछ सीनियर्स को क्या हरा दिया, तुम तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लगे। जियान आसपास देखता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी टीम मेंबर सब घायल हो गए हैं और वो और ज्यादा नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए अभी के लिए यही अच्छा है कि वो यहाँ से निकल जाएं। सीनियर कहता है कि तुम बहुत नादान हो, तुमने ये कैसे सोच लिया कि हर एक सीनियर की ओल्ड टीम रिंगर्स की तरह ही होगी। हमारा कैप्टन वो टाइप ग्रज को प्रैक्टिस करता है और इसी जंगल के अंदर वो सबसे ताकतवर माना जा सकता है और तुमने उससे टकराने की सोच ली। जियान सी जूनियर को पहले सभी को यहाँ से बाहर ले जाने को कहता है, क्योंकि किसी भी कीमत पर उनकी फायर एनर्जी नहीं छीननी चाहिए। लड़की कहती भी है, हालांकि वो ठीक है और वो लड़ना चाहती है, लेकिन जी जूनियर उसे समझाती है कि जियान सही कह रहा है और अभी के लिए हमारा रिट्रीट करना ही बेहतर है। अब जी जूनियर सभी को वहाँ से ले जाती है और जियान अकेले ही वहीं रुकता है ताकि वो इनको डिस्ट्रैक्ट कर सके। जियान फ्लेम्स निकालकर सक पाम टेक्निक का यूज करता है और आसपास पड़े सभी पत्थरों को वो सक करके सीनियर्स के ऊपर छोड़ने लगता है और सीनियर्स इससे पहले कि उससे बचने की कोशिश करते वहाँ धूल ही धूल हो जाती है और इसी का फायदा उठाकर जियान वहाँ से भाग निकलता है। सीनियर्स देखते रह जाते हैं कि आखिर जियान गया कहाँ। वहीं अब चारों लोग एक महफूज जगह आ गए हैं और जी जूनियर जियान का इंतजार कर रही थी कि जियान वहाँ आ जाता है। वो हाउ जियान को पानी देता है और लड़की वहाँ आकर जियान से कहती है कि अगर हम साथ मिलकर लड़ते तो उनको हरा देते, आखिर तुमने रिट्रीट क्यों कर दिया। जिस पर जियान उसे समझाता है कि अभी सब घायल हो गए हैं और अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं लड़ सकते हैं। वो फिर रिकवरी पिल्स निकाल कर देता है और कहता है कि आज रात हम रिकवर करेंगे। सीनियर्स को मार्शल आर्ट्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और साथ ही साथ हम में से 3 लोग इंजर्ड भी हो गए हैं, इसलिए हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर हम उन्हें हरा भी देते तो हमारी एनर्जी काफी कम हो जाती और इसका फायदा दूसरे सीनियर्स उठा लेते। सभी को जियान का समझाना अच्छा लगता है और वो हॉबी फिर कहता है कि हमारा मकसद वीरता दिखाना या फिर किसी को हराने का नहीं है, हमें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा फायर एनर्जी इकट्ठा करनी है। जी जूनियर जियान से उसके अगले प्लान का पूछती है, जिस पर जियान उन सभी को अपने पास बुलाकर लड़ने की स्ट्रैटेजी बताता है और कहता है कि सीनियर्स अगर हमसे 1 to 1 फाइट करे तो वो हार जाएंगे और हमें उन्हें 1 to 1 फाइट करने पर ही मजबूर करना है। हम 2 लोग एक सीनियर्स पर हमला करेंगे और उसे हराएंगे, फिर ऐसे ही हम उनकी पूरी टीम को तोड़ देंगे और जीत जाएंगे। वो फिर और भी स्ट्रैटेजी उन्हें बताता है जो हमें कल के मैच से पता चल जाएंगी। वहीं अब हम इन्हीं सीनियर्स की एक टीम को फ्रेशर्स से लड़ते हुए देखते हैं और वो फ्रेशर्स को पीटकर उनकी बहुत बेइज्जती करते हैं। फ्रेशर्स का लीडर हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए जब वो खड़ा होकर फिर से लड़ने की कोशिश करता है तब वो सीनियर उसे फिर से बेरहमी से इतना मारता है कि वो खून दे जाता है। अब ये लोग इन फ्रेशर्स का मजाक उड़ा ही रहे थे कि तभी वहाँ जियान आ जाता है और कहता है कि आपने मुझे बहुत याद किया होगा। फ्रेशर्स ने जियान के बारे में बहुत सुना था और वो जियान को देखकर खुश हो जाते हैं। अब जियान के बाकी मेंबर्स भी सीनियर्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सीनियर कहते हैं कि हारे हुए लोग फिर से लड़ने के लिए आए हैं, अब हम तुम्हें भागने का मौका नहीं देंगे। अब सीनियर्स भी उन पर हमला कर देते हैं और जियान फ्रेशर्स को यहाँ से दूर जाने को कहकर उन पर काउंटर अटैक कर देता है। सीनियर्स का लीडर जियान से लड़ रहा होता है और लीडर अपने फुल स्ट्रेंथ में जियान को किसी भी कीमत पर हराना चाहते हैं और उन दोनों में कॉम्बैट फाइट शुरू हो जाती है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में जियान ने अब प्लानिंग के साथ सीनियर्स की टीम पर हमला कर दिया था और अब इस बार जियान की टीम सीनियर्स पर भारी पड़ने लगी थी, इसलिए सीनियर्स एक चाल चलते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अब ये सब इनका पीछा करने लगते हैं और जियान भी इस बार इनके पीछे जाता है, यानी अब पहले वाली गलती दोबारा नहीं होगी।
सीनियर्स पहले की तरह इनको अपने पीछे लाकर इन पर स्पॉन्टेनियस अटैक करने का प्लान बना रहे हैं और एक सीनियर लड़की और जी जूनियर को एक सुनसान से मैदान में ले आते हैं और सीनियर इविल स्माइल देते हुए अपने दोस्तों को इशारा देता है, लेकिन वहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। लड़की मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्या हो गया, तुम ऐसे फेस क्यों बना रहे हो। अब फिर तभी सीनियर को हम देखते हैं जो वहाँ छुपा हुआ इनको मारता वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर सीनियर डर जाता है और वो सीटी बजाकर अपने सभी साथियों को बुलाने की कोशिश करता है। वहाँ बहुत सारे एरोज आने लगते हैं और सीनियर को लगता है कि ये मदद उसके लिए आई है, लेकिन ये एरोज उसे ही लगने वाले थे। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने साथी से कहता है कि तुम एम करके शूट करो, लेकिन तभी वो साथी पेड़ से बेहोश हुआ नीचे गिरता है। वो अब समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वहाँ से बचने के लिए भागने लगता है, लेकिन तभी जियान वहाँ आकर उस पर हमला कर देता है। सीनियर कहता है कि मेरे 2 साथी और बचे हैं और तुम ज्यादा खुश मत हो। जैसे ही वो ये कहता है उसके 2 साथी वहाँ वू हाओ और बाय शान के हाथों फेंक दिए जाते हैं। सीनियर डर जाता है और पूछता है कि आखिर तुमने हमारे बारे में कैसे पता लगाया और कैसे हमारी लोकेशन ढूंढी। जियान कहता है कि जब हमारी फाइट हुई थी तो मैंने तुम हर एक की एनर्जी को लॉक कर दिया था और अब आज उस एनर्जी को ट्रेस करके तुम्हारी लोकेशन का पता लगा लिया और तुम्हारा प्लान फेल हो गया। फिर हम देखते हैं कि कैसे जियान ने इन सभी की लोकेशन को ढूंढकर इन्हें हरा दिया था। सीनियर गुस्से में आ जाता है और अब उन सभी से लड़ने के लिए आगे आता है और अब उनमें फाइट शुरू हो जाती है। जियान अकेला ही उससे लड़ने के लिए आगे आता है और वो अपने ब्लेड से जियान को हराने की कोशिश करता है, लेकिन जियान अपनी तलवार से पत्थरों को तोड़ देता है और उसे हरा देता है। अब फिर हम कई सारे दूसरे फ्रेशर्स के ग्रुप को देखते हैं जो जियान की बातें कर रहे थे कि कैसे वो सीनियर्स को ही हंट करके उनकी फायर एनर्जी को ले रहा है। वहीं जियान की टीम अब नदी किनारे रेस्ट कर रही है और अब जी जूनियर जियान के पास आकर कहती है कि अब सिर्फ कुछ ही टीम्स बची हैं, जिसमें से 2 व्हाइट और ब्लैक शा टीम्स है। लड़की कहती है कि हालांकि हमारा कॉपरेशन अच्छा है, लेकिन फिर भी अब आगे आने वाले सीनियर्स की टीम से लड़ना हमारे लिए मुश्किल होगा। अब फिर जियान सोचकर आइडिया देता है और कहता है कि हम सभी फ्रेशर्स के साथ मिलकर टीम बनाएंगे और फिर मिलकर एक साथ सीनियर्स पर हमला करेंगे। बायशान को छोड़कर सभी को ये आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन सभी के समझाने पर बायशान भी मान जाता है। ये इस जंगल में पिछले 34 दिनों से हैं और ये बाहर नहीं निकल पाए हैं, इसलिए इस आइडिया को सब मान लेते हैं। अब ये सब बातें कर ही रहे थे कि इन्हें झाड़ियों से आवाज आती है और वहाँ देखने पर फ्रेशर्स ही थे जो उन्हें थैंक यू बोलते हैं क्योंकि जियान ने उनको सीनियर से बचाया था। और फिर कहते हैं कि आज भी मुझे लगता है कि सीनियर्स फिर से हमारी धुलाई कर सकते हैं, सो क्या हम साथ मिलकर इस फॉरेस्ट को पार कर सकते हैं। जियान कहता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना नेचुरल है, चलो साथ में टीम बनाते हैं। वो खुश हो जाते हैं और अब जियान उनको हीलिंग पिल देता है और फिर कहता है कि तुम सीनियर्स को उन्हीं के खेल में उन्हें हराना चाहते हो। अब जियान उन्हें प्लान समझाता है और वो समझकर बाकी फ्रेशर्स को भी समझाते हैं और कई सारी फ्रेशर टीम अब जियान की टीम में शामिल हो जाती है। अब फिर ये मिलकर सीनियर्स की ब्लैक शा और व्हाइट शा टीम की लोकेशन का पता लगा लेते हैं और अब जियान इन सभी को मोटिवेट करके कहता है कि उन्होंने इन दिनों हमें काफी तंग किया है और अब हमारी बारी है इनको सबक सिखाने की। वही एल्डर्स ये सब देख रहे थे और उन्हें जियान की ये सूझबूझ काफी पसंद आती है। और फिर तभी व्हाइट शा के लोग जियान और उसकी पूरी टीम को घेर लेते हैं। जियान अब सभी के साथ खड़ा होता है और कहता है कि शिकारी का भी शिकार हो सकता है और फिर जियान अपने टीम मेंबर्स से उन पर अटैक करने को कह देता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने फ्रेशर्स की टीम को साथ लेकर एक बड़ी टीम बना ली थी और अब वो एक ओल्ड टीम के साथ भिड़ गए थे। इस टीम का नाम अभी बताया नहीं है, लेकिन रेफरेंस के लिए हम इसे ग्रे बॉडी टीम कहेंगे। ग्रे बॉडी का लीडर कहता है कि तुम हो जियान, अच्छी बात है कि तुम शिकारी का शिकार कर रहे हो, लेकिन ये गलतफहमी हमारे साथ मत पालना। भले ही तुम सभी एक साथ हो गए हो, लेकिन फिर भी हमें नहीं हरा पाओगे। जियान कहता है कि हम सिर्फ उतनी ही फायर एनर्जी तुमसे लेंगे जितनी तुमने हमसे लूटी है, तो अब लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ग्रे बॉडी के अंदर एक बॉडी बिल्डिंग भी है जो काफी ताकतवर है। वो कहता है कि हमने तुम्हारी ताकत देखने का इंतजार काफी समय से किया है, तो अब तुम दिखाओ कि आखिर क्या तुम्हें इनर कोड में एडमिशन लेने के लिए काबिल बनाता है। लीडर कहता है कि हम पहले जियान पर अटैक करेंगे, क्योंकि अगर हमने जियान को तोड़ दिया तो बाकी लोग अपने आप टूट जाएंगे। जियान कहता है कि ये टफ फाइट होने वाली है, इसलिए हम तीन यानी मैं, वू हाओ और बायशान मिडिल में रहेंगे और जी जूनियर और हुजिया साइड में संभालेंगे।
अब वो हाउ बॉडी बिल्डर के साथ लड़ने का फैसला करता है बादशाह नाइफ वाले पर्सन से, और जियान लीडर से लड़ने का डिसाइड करता है। जियान लीडर से लड़ने लगता है और लीडर के पास हालांकि एक छोटा सा खंजर है, लेकिन लीडर की स्पीड और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है जो उसे काफी खास बनाती है। जियान भी ये देखकर हैरान है और कहता है कि नो डाउट ये इनर कोड की एक अच्छी ओल्ड टीम है। वही बायशान भी नाइफ मैन से लड़ रहा है, लेकिन बायशान काफी ज्यादा ताकतवर है जो अपने आग बर्स्ट से एनिमी को धूल चटाने लगता है। वो हाउ बॉडी बिल्डर से लड़ रहा है और बॉडी बिल्डर उसकी तलवार को फेंक देता है और अब ये दोनों 1-to-1 कॉम्बैट बैटल करने लगते हैं। वहीं जी जूनियर बाकी फ्रेशर्स का साथ देते हुए एनिमी को मार रही थी। हुजी भी काफी सारे एनिमी को मार रही थी। इन पांचों को छोड़कर बाकी फ्रेशर्स कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के सपोर्ट से इनके पास कहीं न कहीं अपर हैंड है। जियान की डिफेंस को देखकर लीडर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो उस पर 2 स्ट्रोक टेक्निक का यूज करके काफी सारे खंजर उस पर छोड़ देता है। जियान अपने तलवार से उससे बचने की कोशिश करता है और अब लीडर उस पर अपना शक्तिशाली अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जियान समझ जाता है कि अब उसे आईलिट टेक्निक जो उसने प्राप्त की है उसको उसे यूज करना चाहिए। वो अपने स्पिरिचुअल पावर को समन करता है और लाइक अ गोल्डन रोप को यूज करके बहुत तेज वाइब्रेशन की साउंड निकालता है और लीडर इससे आगे नहीं बढ़ पाता है और उसे समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ है कि तभी जियान पीछे से उस पर हमला कर देता है। हालांकि वो तुरंत दो की आर्मर को एक्टिवेट कर डालता है और वो दूर जाकर गिरता है। उसे लगता है कि वो अपने आर्मर की वजह से बच गया है, लेकिन उसका आर्मर पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है और वो घायल होकर अपने घुटनों के बल गिर जाता है। अब जियान सभी को कहता है कि तुम्हारा कैप्टन हार गया है तो तुम सब अपनी भी हार मान लो, लेकिन बाकी लोग अभी भी हार नहीं मानते और वो लड़ाई कंटिन्यू रखते हैं। बायशान नाइफ मैन को हरा देता है और उस पर तलवार ताने खड़ा हो जाता है। वो हाउ बॉडी बिल्डर को मात दे देता है और अब जियान की जीत हो जाती है। सभी फ्रेशमैन्स काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि 1 महीने से ज्यादा उन्हें यहाँ हो चुका था और ये फ्रेशर्स की पहली जीत थी। जियान की सोनिक फाइटिंग स्किल्स की तारीफ करती है क्योंकि वो अब काफी इम्प्रूव हो गई हैं। सभी लोग जियान को धन्यवाद कह रहे हैं और ये देखकर बायशान को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसने भी जीत दिलाने में काफी योगदान दिया है, लेकिन कोई उसका नाम नहीं ले रहा है। गुस्से में वो अब नाइफ मैन को अपनी तलवार से मारने लगता है कि तभी वहाँ इससे पहले जियान आकर रोक लेता है और कहता है कि इसने हार मान ली है और अब इसे हर्ट करने का क्या फायदा। जियान उसे सॉरी कहता है और नाइफ मैन को उठाकर उसे हीलिंग पिल देता है और वो सभी को जो इस फाइट में घायल हो गए हैं, चाहे एनिमी ही क्यों ना हो, सभी को हीलिंग पिल देता है, जिसे सीनियर भी उसके फैन बन जाते हैं और ग्रे बॉडी का लीडर अपनी हार खुशी खुशी अब स्वीकार कर लेता है और फिर जियान को समझाता है कि अब आगे व्हाइट शाह और ब्लैक शाह भी है जिसे तुम्हें लड़ना है, तो थोड़ा केयरफुल रहना। एल्डर्स जो ये सब देख रहे थे वो फ्रेशर्स की सूझबूझ को देखकर काफी खुश है। वो जियान की सोनिक फाइटिंग स्किल्स को देखकर भी हैरान है क्योंकि इस परफेक्शन के साथ उसने ये स्किल परफॉर्म की है, उतनी परफेक्शन तो शायद इनर कोड के ओल्ड स्टूडेंट्स के पास भी नहीं है। एल्डर का मन जियान के बारे में जानने का करता है और वो वाइस प्रेसिडेंट से इसकी और इन्फॉर्मेशन जानने का डिसाइड करते हैं। वो जियान का पोटेंशियल समझ गए हैं और इनर कोड में ट्रेनिंग के बाद वो उसे टॉप 10 में देखना चाहते हैं। अब जियान आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उन्हें आवाज सुनाई देती है कि इस साल का माल अच्छा है, तुमने इस ओल्ड टीम को भी हरा दिया है। जो फायर एनर्जी तुमने प्राप्त की हुई है वो तुम चुपचाप हमें दे दो। इस टीम का नाम सैंड आयरन है और ग्रे बॉडी का लीडर कहता है कि तुम लोग भी यहाँ आए हो। सैंड आयरन का लीडर कहता है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो और तुम ये उम्मीद मत रखना कि जो इन फ्रेशर्स ने तुम्हारी एनर्जी लूटी है हम इनसे लेकर तुम्हें दे देंगे। बॉडी बिल्डर को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आखिर तुमसे मांग भी कौन रहा है। लीडर उसे रोकता है और कहता है कि आशा करता हूँ कि तुम्हारी ब्लैक शाह टीम को खुद ही थप्पड़ न खाना पड़ जाए। ये जो फ्रेशर्स हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो थोड़ा संभल कर रहना। जियान को समझ आ जाता है कि ये वही फेमस ब्लैक स्क्वाड है। लीडर कहता है कि तुमने सही अनुमान लगाया, हम ब्लैक स्क्वाड हैं। इन दिनों ये न्यूज कि फ्रेशर्स की टीम ओल्ड सीनियर्स को लूट रही है काफी फेमस हो रही है, तो वो तुम्हारी न्यूज है। हम तुम्हारी काबिलियत देखना चाहेंगे। इस फायर हंट में हमारा मिशन फ्रेशमैन्स को नॉक आउट करने का होता है, लेकिन अगर तुम अपने आप ही हमें अपनी फायर एनर्जी दे दोगे तो हम तुम पर रहम कर देंगे।
बायशान उनकी बातों को स्माइल देकर सुन रहा था, लेकिन जियान उनसे साफ मना कर देता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। लीडर को ये जियान का घमंड लगता है और वो उससे कहता है कि क्या पुरानी विक्ट्रीज ने तुम्हें इतना सर पर चढ़ा दिया है कि तुम सच में हमसे लड़ना चाहते हो। अब तभी फिर बायशान उन्हें ग्रीट करके कहता है कि क्या आपने मुझे पहचाना? लास्ट ईयर आप और मैं एक कजन आउटर कोर्ट में एक साथ पड़े थे और वहाँ हम भी मिले थे। उसको याद आ जाता है कि ये तो बायशान है। बायशान खुश हो जाता है कि इन्होंने मुझे पहचान लिया। लीडर कहता है कि तुम इस साल के फ्रेशर्स की टीम में हो, तो तुम्हें यहाँ से मैं जाने की सलाह देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे दोस्त के भाई हो, जिस वजह से तुम मेरे भी दोस्त हुए और मैं तुम पर हमला नहीं कर सकता हूँ। बायशान खुश हो जाता है और वो भी बात करना चाहता है, लेकिन लीडर कहता है कि अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, हम बाद में बात करते हैं। बायशान उन्हें धन्यवाद कहकर वहाँ से जाने लगता है और ये देखकर होजिया गुस्से में कहती है कि क्या तुम हमें छोड़कर ऐसे ही भाग जाओगे? बायशान भी गुस्से में कहता है कि आखिर मैं यहाँ रुका ही क्यों हूँ? मैं आखिर तुम्हारे साथ टीम बनाकर तुम्हारे लिए लड़ूं ही क्यों? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम एक टीम हैं? तुमने सिर्फ एक डील की है ताकि तुम्हें वो मिल सके जो तुम चाहते हो, और वो मिल जाने के बाद आखिर में विनर तो सिर्फ तुम्ही को ही माना जाता है। मैंने भी अपनी जान की बाजी लगाकर जीत दिलवाने में मदद की है, लेकिन सभी जियान को ही सर पर चढ़ा रहे हैं और सिर्फ जियान को ही सारा क्रेडिट जाता है। भला ये क्या बात हुई? होजिया कहती है कि हम जियान की वजह से ही यहाँ तक पहुँच पाए हैं और तुम उसके एहसान का ये सिला दे रहे हो। जियान कहता है कि इसे अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अगर ये जाना चाहता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आखिर जाने वाले को रोक कौन पाया है? इसके बिना भी हम जरूरी नहीं कि हार जाएं। बायशान अब चिढ़कर यहाँ से चला जाता है और नाइफमैन कहता है कि मुझे तो पहले ही लगा था कि ये लड़का सही नहीं है। ग्रे बॉडी का लीडर कहता है कि अब हम सिर्फ तुम्हें यहाँ के बाद गुड लक ही बोल सकते हैं, क्योंकि अब हमें जाना होगा। ब्लैक स्पॉट का लीडर का नाम शैटी है और वो काफी ताकतवर है और ज़ाओ फैन की टीम का एक बहुत शक्तिशाली योद्धा भी अब आ चुका है, जिस वजह से जियान के जीतने के चांस और कम हो गए हैं। इसलिए ग्रे बॉडी उसे सावधान होने को कहता है। अब जियान अपने टीम मेंबर से कहता है कि मैंने क्योंकि तुम सभी को इकट्ठा किया है, सो अब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भी निकालूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा ओपोनेंट कितना शक्तिशाली है। मैं जियान तुम्हें जबान देता हूँ कि मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। शैटी कहता है कि मुझे बच्चों को बुली करने का शौक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें लड़ाई करने के लिए अरेंजमेंट का समय देता हूँ। देखते हैं कि आखिर तुम हारने के लिए क्या षड्यंत्र रच पाते हो। जियान कहता है कि इनके टीम में जिससे सबसे ज्यादा खतरा है वो इनके कैप्टन यानी शैटी से है, इसलिए मैं उससे लड़ाई करूंगा। जी जूनियर, होजिया और वू हाओ बाकी 3 को संभालेंगे और बाकी फ्रेशर्स जो कि एक योद्धा उनके में बचा है उसे संभालेंगे। हम अपने ओपोनेंट को जल्द से जल्द हराने की कोशिश करेंगे ताकि हम दूसरे की मदद करने आ सके। तुमने अभी अभी लड़ाई की है, जिस वजह से तुम अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए हो, लेकिन जब तक हम साथ हैं, हमारी बार ज्यादा है, इसलिए हम हारे ऐसा जरूरी नहीं है। सभी फ्रेशर्स के अंदर उत्साह भर जाता है और वो लड़ने के लिए एकदम तैयार हैं। अब उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है और शैटी जियान के आगे आता है। शैटी बिना किसी हथियार के ही ज़ाओ फैन से लड़ने आ रहा है और हम इससे उसकी ताकत का पता लगा सकते हैं कि वो कितना ताकतवर है। जियान भी अब अपनी फ्लेम्स निकालकर उससे कॉम्बैट फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और उनमें काफी ज्यादा लड़ाई होती है, जिसमें हम जियान को हारता हुआ देखते हैं। लेकिन तब जियान अपने फुल स्ट्रेंथ में आकर उसे पंच मारता है और दोनों का पंच एक दूसरे से टकराता है और इसमें भी जियान ही घायल हो जाता है। लेकिन हालांकि इस पंच से शैटी का आर्मर क्रैक हो गया था और अब जियान अपना फाइनल स्ट्राइक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो यही एपिसोड खत्म हो जाता है।